हेलो दोस्तों, मैं आपका अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरे चैनल पर बीपीएससी का टेस्ट सीरीज शुरू हो चुका है। टेस्ट 1 और टेस्ट 2 मैंने डाल दिया है और मैंने सारे टेस्ट सीरीज का एक आपको प्लेलिस्ट भी बना दिया है। आप देख सकते हैं टेस्ट 1 और टेस्ट 2। मुझे आशा है कि आपको बहुत पसंद आया होगा। इसमें पूरे फुल लेंथ और सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चन डाले गए हैं दोस्तों, और महत्वपूर्ण क्वेश्चन और सारे टॉपिक्स को कवर करने से आपको जानकारी मिलेगी हर चीज की, और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आपको बताऊंगा। आप इसका पीडीएफ हमारे अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी टेलीग्राम चैनल से जाके प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको वीडियो के माध्यम से ही मिलेगा। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ, और मैं कहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, 12-13 दिसंबर 2024 को बीपीएससी का पीटी होगा। तो पीटी के शुरू होने से पहले मैं आपको लगभग 50 टेस्ट आपको दूंगा, जो इसको पढ़ने के बाद दोस्तों, इस टेस्ट को लगाने के बाद आपका एक भी क्वेश्चन मुझे यकीन है नहीं छूटेगा। करंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल, बिहार करंट अफेयर्स, सारी चीजों को इंक्लूड मैंने इसमें किया है। बहुत ही फायदेमंद टेस्ट है। तो चलते हैं, लेटेस्ट अपडेट के साथ आपको मिलेगा। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। भीमबेटका की गुफाएं कहां स्थित हैं? देखिए दोस्तों, भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश में स्थित है, और मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है ये क्वेश्चन है यहाँ पे। तो भीमबेटका गुफाएं जो है दोस्तों रायसेन में उपस्थित है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के अब्दुल्लागंज के समीप स्थित भीमबेटका प्रागैतिहासिक चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। इन गुफाओं में जीवन के विविध रंगों को पेंटिंग के रूप में उकेरा गया है, जिनमें हाथी, सांबर, हिरण आदि के चित्र हैं। अब तक 700 शिलाश्रय की पहचान हो चुकी है। यहाँ पर भीमबेटका प्रागैतिहासिक चित्रकला के प्रसिद्ध स्रोत हैं। भीमबेटका की अगर खोज पूछ दे दोस्तों किसने किया, तो वह 1957 में वीएस वाकर ने दोस्तों खोजा था इसको। किसने? विष्णु श्रीधर ने। किसने दोस्तों? विष्णु श्रीधर ने खोजा था। ठीक है, तो इसको याद रखिए। यूनेस्को ने भीमबेटका शैल चित्रों को विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल भी किया है। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस हड़प्पा नगर से जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं? तो दोस्तों देखिए, ये कालीबंगा से मिले हैं। कालीबंगा जो है राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, कहां पर दोस्तों? हड़प्पा नगर से जुते हुए खेतों के साक्ष्य कालीबंगा से मिले हैं, और कालीबंगा जो है राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, मोहनजोदड़ो की अगर बात की जाए, जो यहाँ पर विशाल स्नानागार मिला है, हड़प्पन स्थल है। कौन दोस्तों? मोहनजोदड़ो, जहां पे विशाल स्नानागार और नर्तकी की भी मिली है। लोथल जो ऑप्शन में है दोस्तों, अगर लोथल की बात की जाए तो ये भोगवा नदी के तट पर है, गुजरात में। गोदीबाड़ा के साक्ष्य मिले हैं कहां से? लोथल से। ठीक है दोस्तों, फिर धौलावीरा ऑप्शन में है। धौलावीरा जो है दोस्तों गुजरात, हड़प्पा लिपि के बड़े आकार का 10 चिन्हों वाला यहाँ पे शिलालेख मिला है। ठीक है, बनावली ऑप्शन में है। बनावली के बारे में जान लीजिए। बनावली हरियाणा में, यहाँ पर पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकृति मिली है। और हड़प्पा की भी चर्चा हुई है। तो दोस्तों देखिए, हड़प्पा जो है रावी नदी के तट पर है, और हड़प्पा में जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो एक नगरीय सभ्यता थी। ठीक है दोस्तों, बनावली और कालीबंगा, ये दोनों जगहों पे दोस्तों हल का टेरिकोटा भी खोजा गया है। तो देखिए, बहुत सारी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैंने बताए, लेकिन ऑप्शन किस हड़प्पा नगर से जुटे हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं? तो कालीबंगा से। तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सत्यमेव जयते शब्द कहां से लिया गया है? तो देखिए दोस्तों, सत्यमेव जयते शब्द जो है मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक है, जिसका अर्थ होता है सत्य की ही विजय होती है, सत्यमेव जयते का। ठीक है, ये भारत के राचिन्ह पर केंद्रित है सत्यमेव जयते। अगर वेदों की बात की जाए तो ऋग्वेद दोस्तों सबसे पुराना वेद है। ठीक है, इसमें स्रोत एवं प्रार्थनाएं हैं। ऋग्वेद की मूल लिपि जो है वो ब्राह्मी है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त, 10,552 ऋचाएं या मंत्र या श्लोक हैं। ऋग्वेद के पुरोहित को होता कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ऋग्वेद में सर्वाधिक मंत्र इंद्र को समर्पित हैं। ऋग्वेद काल में जनता बलि एवं कर्मकांड में विश्वास करती थी। ठीक है, और ये मुंडकोपनिषद यानी उपनिषद अगर पूछ दे कि क्या है दोस्तों, तो ये दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं। ऋग्वेद के ब्राह्मण ऐत्रेय हैं। ठीक है, तो ये याद रखिए, सत्यमेव जयते शब्द कहां से लिया गया है? ऋग्वेद से। बात की जाए सामवेद की दोस्तों, कठोपनिषद, मुंडकोपनिषद, तो इसको याद रखिए, सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। किस बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म का हीनयान एवं महायान में विभाजन हो गया? तो दोस्तों, चतुर्थ बौद्ध संगति जो कुंडलवन कश्मीर में 72 ईसा पूर्व में हुआ, वह उसी में दोस्तों क्या हुआ कि बौद्ध धर्म जो है हीनयान और महायान में विभाजित हो गया। ठीक है,
कनिष्क राजा के शासनकाल में चतुर्थ हुआ था, कुंडलवन कश्मीर में 72 ईसा पूर्व में। ठीक है, अध्यक्ष इसके वसुमित्र थे। 4 बौद्ध संगतियां हुई दोस्तों। प्रथम बौद्ध संगति दोस्तों अगर पूछा जाए तो 483 ईसा पूर्व में राजगृह में अजात शत्रु के शासनकाल में हुई थी। महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे। द्वितीय बौद्ध संगति वैशाली कालाशोक में हुई। साबक मीर इसके दोस्तों अध्यक्ष थे। और तृतीय बौद्ध संगति की बात की जाए तो ये हुआ था पाटलिपुत्र अशोक के शासनकाल में 255 ईसा पूर्व। मोगली तिपुत्तिस इसके अध्यक्ष थे। तो बौद्ध संगति जिसमें बौद्ध धर्म का हीनयान एवं महायान में विभाजन हो गया, वो चतुर्थ बौद्ध संगति थी। कुंडलवन कश्मीर में हुआ। कनिष्क के शासनकाल में अध्यक्ष वसुमित्र थे। 561 ईसा पूर्व में सम्राट अशोक द्वारा लड़े गए एकमात्र युद्ध की जानकारी अशोक के किस शिलालेख से मिलती है? तो दोस्तों ये 13वें शिलालेख से मिलती है। अशोक के राज्याभिषेक के जो है लड़े गए एकमात्र युद्ध कलिंग युद्ध की जानकारी जो है दोस्तों किसमें मिलती है? अशोक के 13वें शिलालेख से। सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक से 269 ईसा पूर्व जब इनका राज्याभिषेक हुआ था, उसके 8वें वर्ष यानी 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध लड़ा। इस युद्ध की विविधता को देखते हुए इसने युद्ध को नीति को त्याग दिया और यह बुद्ध की शरण में आया। उपगुप्त नामक बुद्ध ने इसको बौद्ध धर्म की शिक्षा दी। ठीक है दोस्तों, कलिंग युद्ध का मुख्य कारण अगर पूछा जाए तो हाथियों के क्षेत्र को प्राप्त करना था। ठीक है दोस्तों, अशोक के भाब्रू अभिलेख में अशोक को प्रियदर्शी कहा गया है। तो 13वें शिलालेख में दोस्तों किसकी कलिंग युद्ध की जानकारी मिलती है? अशोकी वह राजा था दोस्तों जिसने श्रीनगर शहर की स्थापना की थी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, मौर्यों की राजकीय मुद्रा क्या थी? आप जानते हैं दोस्तों, मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश शासक घनानंद को हराकर मौर्य वंश की स्थापना की थी और उसमें उनकी सहायता की थी कौटिल्य, जो अर्थशास्त्र के लेखक है। कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त जिनके बहुत सारे नाम हैं, वही उनके प्रधानमंत्री थे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कर्नाट वंश की राजधानी कहां थी? देखिए दोस्तों, कर्नाट वंश की राजधानी सिमरावगढ़ है। सिमरावगढ़ थी। इसका उदय 1097 में हुआ था। कर्नाट वंश का मिथिला में हुआ था। कर्नाट वंश का उदय कहां हुआ था दोस्तों? 1097 में मिथिला में, बिहार के मिथिला में हुआ था। ये एक क्षत्रिय वंश था। इसकी राजधानी 12 जिले के सिमरावगढ़ में थी। ठीक है, नान्यदेव ने सिमरावगढ़ की राजधानी बनाई थी कर्नाट वंश की। ठीक है, कर्नाट वंश के संस्थापक नान्यदेव थे। अंतिम शासक हरिदेव थे। कौन थे दोस्तों? कर्नाट वंश के 3 चीज पूछता है। कर्नाट वंश के जो संस्थापक थे वो नान्यदेव थे। कर्नाट वंश का राजधानी तो सिमरावगढ़ थी और कर्नाट वंश के अंतिम शासक हरि सिंह थे। कर्नाट वंश के शासकों को मिथिला का स्वर्णयुग भी कहा जाता है। बिहार में तुर्क सत्ता स्थापित करने का श्रेय किसे जाता है? देखिए दोस्तों, बिहार में तुर्क सत्ता स्थापित करने का श्रेय बख्तियार खिलजी को जाता है। बख्तियार खिलजी जो दोस्तों था वह मोहम्मद गोरी का मंत्री था। उसने दोस्तों बख्तियार खिलजी ने, आपको अब मैं बताना चाहूंगा कि इसने किसको नष्ट कर दिया दोस्तों? प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया इसने। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। ठीक है, इसने 1198 में बिहार शरीफ को भी जीत लिया। डच पर्यटक फ्रांसिस्को पेलसर्ट किसके शासनकाल में भारत आया था? देखिए दोस्तों, यह जहांगीर के शासनकाल में आया था। जहांगीर के बारे में मैं आप बताना चाहूंगा। जहांगीर अकबर का पुत्र था और इसकी जो शादी हुई थी यह अकबर और आमेर का राजपूतों से अकबर ने शादी की थी। ठीक है दोस्तों, तो उन्हीं का ये पुत्र था, राजपूत रानी का। ठीक है, आमेर के राजा भगवान दास की पुत्री राजा मान सिंह की बहन मानबाई से इसका शादी हुआ। जहांगीर का खुसरो इन्हीं दोनों का पुत्र था। जहांगीर को सलीम के नाम से भी जाना जाता है। 1605 में जहांगीर का राज्याभिषेक हुआ। 2 अस्पा और सी अस्पा प्रथा इसने चलाई थी, जो मनसबदारों के लिए प्रथा थी। विलियम हॉकिंस ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में मुगल दरबार जहांगीर के शासनकाल में ही आया था। जहांगीर ने उसे इंग्लिश खां की उपाधि दी थी हॉकिंस को। सर थॉमस रो भी जहांगीर के शासनकाल में ही आया था। जहांगीर के समय मुगल चित्रकला अपनी पराकाष्ठा पर थी। जहांगीर का मकबरा शाहदरा लाहौर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अकबर ने बिहार तथा बंगाल को
अकबर ने बिहार तथा बंगाल को मुगल साम्राज्य में कब मिला लिया? तो 1576 ईस्वी में दोस्तों अकबर ने बिहार तथा बंगाल को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। महाभारत का फारसी अनुवाद रज्मनामा को किसने अनुवादित किया था? देखिए दोस्तों, अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद फैजी के निर्देशन पर अब्दुल कादिर बदाऊनी ने किया था। याद रखिए, किसने किया था? अब्दुल कादिर बदाऊनी ने। महाभारत का फारसी अनुवाद रज्मनामा कहलाता है। अकबर का शासनकाल 1556 से 1605 था। अकबर का मकबरा सिकंदरा में है। रामायण का फारसी अनुवाद भी अब्दुल कादिर बदाऊनी ने ही किया था। इसको याद रखिए, रामायण और महाभारत दोनों का जो है अनुवाद जो है किसने किया था? अब्दुल कादिर बदाऊनी ने। अकबर का जन्म दोस्तों 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट के राजा विरसाल के महल में हुआ था। 14 वर्ष में सम्राट घोषित हुआ। बैरम खां अकबर का सुरक्षक था। अकबर ने सर्वप्रथम कछवाहा राजपूतों से संबंध स्थापित किया। अकबर ने सूफी मत चिश्तिया को अपनाया था। इसने दोस्तों बहुत जन कल्याण के कार्य किया। अकबर ने दोस्तों क्या किया? अकबर ने दास प्रथा का अंत किया, तीर्थ यात्रा कर हटा दी, जाजिया कर हटा दिया, दीन इलाही धर्म की स्थापना की। शुद्ध चांदी का सिक्का किसने शुरू किया? देखिए दोस्तों, शुद्ध चांदी का सिक्का जो है शेरशाह सूरी ने शुरू किया। किसने शुरू किया दोस्तों? शेरशाह सूरी ने। यह उच्च शिक्षित जौनपुर से इसने शिक्षा ग्रहण की थी। इसका बचपन का नाम फरीद था। इसका मकबरा शेरशाह का बिहार के सासाराम में है। इसने बंगाल के शासक नुसरत शाह को हराकर शेरशाह हजरती आला की उपाधि हासिल की। 1539 ईस्वी में दोस्तों इसने चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित कर शेरशाह की उपाधि हासिल की और अपने नाम का खुतबा पढ़ाया और सिक्का चलवाया। शेरशाह ने हुमायूं को दूसरी बार 17 मई 1540 को कन्नौज के बिलग्राम में हराकर उसको हुमायूं को भारत से निर्वासित करने पर मजबूर कर दिया। तो शेरशाह सूरी ने दोस्तों हुमायूं को भारत से निर्वासित करने पर मजबूर कर दिया। उसने 2 युद्धों में हराया, 1539 के चौसा के युद्ध में और 1540 के बिलग्राम के युद्ध में, कन्नौज के बिलग्राम युद्ध में हराया था। इनमें से किसे फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? देखिए दोस्तों, ब्रिटिश भारत ये इनको जाना जाता है दोस्तों खान अब्दुल गफ्फार खां को। खान अब्दुल गफ्फार खां का जन्म पख्तूनख्वा पाकिस्तान में हुआ था, खैबर पाकिस्तान में। इनको सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी, बादशाह खां, फखरे अफगान के नाम से जाना जाता है। 1987 में इन्हें भारत रत्न भी दिया गया। इन्होंने खुदाई खिदमतगार नामक एक स्वयंसेवक संगठन स्थापित किया था। खान अब्दुल गफ्फार खान ने, जिसे लाल कुर्ती के नाम से भी जाना जाता है। लाल कुर्ती संगठन ने पठानों की राष्ट्रीय एकता का नारा बुलंद किया तथा ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध आंदोलन भी किया है। तो खान अब्दुल गफ्फार खां सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी, बादशाह खां, फखरे अफगान के नाम से जाने जाते हैं। इन्होंने खुदाई खिदमतगार नामक स्वयं संगठन, जिसे लाल कुर्ती के भी नाम से जाना जाता है, संगठित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र का विचार किसने दिया था? देखिए दोस्तों, मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र का विचार चौधरी रहमत अली ने दिया था। चौधरी रहमत अली जो थे दोस्तों, इन्होंने नाउ एंड नेवर पैम्पलेट भी बंटवाया था पाकिस्तान को बनाने के लिए। ये कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र थे। पहली बार पाकिस्तान के शब्द का उपयोग भी इन्होंने ही किया। किसने दोस्तों? चौधरी रहमत अली ने। देखिए दोस्तों, चौधरी रहमत अली ने नाउ एंड नेवर और इन्होंने पहली बार पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया था। यहां पे थोड़ा गलत हो गया। अगर पूछा जाए कि मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र का विचार किसने दिया तो वो मोहम्मद इकबाल थे दोस्तों। ठीक है, याद रखिए, मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र का किसने विचार दिया? मोहम्मद इकबाल ने। चौधरी रहमत अली ने क्या किया था दोस्तों? इन्होंने पहली बार पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया था और उन्होंने नाउ एंड नेवर नामक एक टेम्पलेट भी बांटा था। ठीक है, इन्होंने ने सर मोहम्मद इकबाल ने ही कहा था कि नेहरू एक राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ है। देखिए दोस्तों, 22 मार्च 1940 के मध्य मुस्लिम लीग का अधिवेशन लाहौर में हुआ। इसी अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग की गई थी। पूना पैक्ट किससे संबंधित है? देखिए दोस्तों, पूना पैक्ट दलित वर्ग के जो है, दलित वर्ग को एक राजनीतिक में चाहे चुनावों में एक
उचित अधिकार देना था, उससे संबंधित था। देखिए दोस्तों, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ, जिसमें विभिन्न संप्रदायों एवं दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल पर सहमति नहीं बन पाया। ठीक है, 16 अगस्त 1932 को रैमजे मैकडोनाल्ड ने अपने सांप्रदायिक अधिनियम की घोषणा की, जिसे सांप्रदायिक पंचायत या कम्युनल अवार्ड कहा जाता है। नए कानून के तहत दलित वर्ग को अल्पसंख्यक माना गया और उन्हें हिंदुओं से अलग राजनीतिक अधिकार दिया गया। गांधी जी इसके खिलाफ थे। गांधी जी दलितों को अलग प्रतिनिधित्व देने के खिलाफ थे। इसके लिए भीमराव अंबेडकर और गांधी जी से मिले और 24 सितंबर 1932 को भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच पूना समझौता हुआ। और इसके बाद दोस्तों सांप्रदायिक अवार्ड में विधानमंडलों में दलितों को सुरक्षित सीटें मिली। ठीक है दोस्तों, जो पूना पैक्ट पूना पैक्ट के तहत दलितों का वर्ग सीटें बढ़ा दी गई, 148 कर दी गई, जबकि सांप्रदायिक अवार्ड में दलितों का सुरक्षित सीट 71 था। तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? देखिए दोस्तों, तीनों गोलमेज सम्मेलन, पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में, दूसरा 1931 में और तीसरा 1932 में हुआ था। तो तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले दोस्तों तेज बहादुर सप्रू तथा बी आर अम्बेडकर थे, जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो ऑप्शन बी आर अम्बेडकर हो जाएगा। किसने महात्मा गांधी और इरविन को दो महात्मा की संज्ञा दी थी? तो ये सरोजिनी नायडू हैं दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी हैं। तेज बहादुर सप्रू तथा एम आर जयकर के प्रयत्नों के फलस्वरूप गांधी जी 26 जनवरी 1931 को जेल से रिहा हो गए। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ और सविनय अवज्ञा आंदोलन में ही गांधी जी को गिरफ्तार किया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। इसमें गांधी जी ने शर्त रखी कि युद्ध बंदियों को रिहा कर दिया जाए, नमक कर को बिना कर दिए नमक कर खत्म कर दिया जाए, और कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुई। इसी समझौते के बाद, गांधी इरविन समझौते के बाद, इसी कड़ी में सरोजिनी नायडू ने महात्मा गांधी और इरविन को दो महात्मा की संज्ञा दी थी। दांडी यात्रा कितने दिन चली थी? देखिए दोस्तों, दांडी यात्रा जो थी नमक कर के विरोध में थी। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने साबरमती आश्रम से दांडी गुजरात तक यात्रा शुरू की। ठीक है, उनके साथ 79 अनुयायी चले थे। ठीक है, 24 दिनों की लंबी यात्रा के बाद 6 अप्रैल 1930 को नमक बनाकर कानून गांधी जी ने तोड़ा था। 5 मई 1930 को गांधी जी को गिरफ्तार कर यरवदा जेल भेज दिया गया था। तो ये दोस्तों 24 दिन की यात्रा थी दांडी में। पूर्ण स्वराज संकल्प की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन को किसने प्रस्तुत किया था? देखिए दोस्तों, लाहौर पूर्ण स्वराज संकल्प को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया था, प्रस्तुत किया गया था। और इसकी प्रस्तुति जो थी, इसको तैयार और प्रस्तुत जवाहरलाल नेहरू ने किया था, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे। भारतीयों ने साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया? देखिए दोस्तों, साइमन कमीशन का विरोध करने का रीजन यही था कि इसमें कोई भी सदस्य भारतीय नहीं था। लेकिन दोस्तों, वर्ष 1919 के भारत सरकार अधिनियम के तहत समीक्षा 10 साल बीत गए। 1919 जो अधिनियम बना, उसके 10 सालों बाद अंग्रेजों ने उसकी समीक्षा करने के लिए भारत में अपने प्रतिनिधियों को भेजा। लेकिन इस साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य न होने के कारण इसका विरोध भारतीयों ने किया। ठीक है दोस्तों, जॉन साइमन की अध्यक्षता में यह गठित आयोग था। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को बंबई पहुंचा था। लाहौर में लाला लाजपत राय एक प्रमुख नेता थे, जिनकी इसी दौरान साइमन कमीशन के विरोध के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। 1923 में स्वराज दल के संस्थापक कौन थे? देखिए दोस्तों, असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद 1923 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने स्वराज दल की स्थापना की थी। चित्तरंजन दास को देशबंधु भी कहा जाता है। ये इंग्लैंड से वकालत करके आए थे। इनका सबसे बड़ा योगदान इन्होंने अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष को बचाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था? तो श्री कृष्ण सिंह ने।
1920 के असहयोग आंदोलन के दौरान किसने विदेशी वस्त्रों के जलाए जाने पर महात्मा गांधी को लिखा था कि यह निष्ठुर बर्बादी है? तो दोस्तों यह लिखा था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। किस नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? देखिए दोस्तों, खिलाफत आंदोलन जो है वह क्या था? खिलाफत आंदोलन था दोस्तों कि जो भारतीय मुसलमान है वो तुर्की राजा को ही अपना इस्लाम धर्म का संरक्षक मानते थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने वादा किया था कि प्रथम विश्व युद्ध वादा किया था कि तुर्की सत्ता को वो लोग विघटित नहीं करेंगे, लेकिन तुर्की सत्ता के विघटन होने के बाद अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय मुसलमानों ने विरोध प्रदर्शन किया। वही खिलाफत आंदोलन है। खिलाफत आंदोलन के समर्थन में मदन मोहन मालवीय नहीं थे, जो हिंदू महासभा के अध्यक्ष थे। इन्होंने दोस्तों बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना भी की थी। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड में के समय भारत का वायसराय कौन था? तो दोस्तों लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1919 में जो था, इसी ने रॉलेट एक्ट इसी के समय पारित हुआ था दोस्तों। ठीक है, ये हुआ क्या था दोस्तों? किचलू तथा सत्यपाल को बंदी बनाने के विरोध में एक भीड़ इकट्ठा हुई थी अमृतसर के जलियांवाला बाग में। इन निहत्थे व्यक्तियों पर जनरल ओ डायर ने, माइकल ओ डायर ने दोस्तों गोलियां चलवा दी, जिसके कारण बहुत सारे लोग घायल हुए, बहुत सारे लोग मर गए। इसी को दोस्तों अमृतसर का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। इसमें उधम सिंह के भी परिवार के लोगों की मृत्यु हुई थी। उधम सिंह ने लंदन में अपना बदला लिया। लंदन में जाकर उन्होंने माइकल ओ डायर को गोली मार दी थी। 18 अप्रैल 1951 को आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली गांव से भूदान आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो दोस्तों यह थे आचार्य विनोबा भावे। इन्होंने यह व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन भी इन्होंने शुरू किया था और ये व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही भी थे। तो 18 अप्रैल 1951 को आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली गांव से भूदान आंदोलन की शुरुआत जो है आचार्य विनोबा भावे ने की थी। बिहार प्रांतीय सभा का गठन किसने किया था? तो दोस्तों स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने दोस्तों 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया था और इन्होंने दोस्तों 1936 में लखनऊ में संपन्न प्रथम अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का भी अध्यक्षता स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसने किया था दोस्तों? तो एनजी रंगा ने दोस्तों 1917 में चंपारण में तिनकटिया प्रथा के विरुद्ध किसानों को बचाने के लिए राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर पहली बार गांधी जी बिहार आए और उन्होंने दोस्तों किसानों को मुक्ति दिलाई तिनकटिया प्रथा से, लेकिन इसके विरोध में एनजी रंगा थे। मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की है दोस्तों? देखिए दोस्तों, मुस्लिम लीग की स्थापना जो है किसने की आपके सामने दोस्तों? तो नवाब सलीमुल्लाह खान ने। किसने किया था दोस्तों? नवाब सलीमुल्लाह खान ने इसकी स्थापना की थी। लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन कब रद्द हो गया? तो देखिए दोस्तों, बंगाल का विभाजन का जो है निर्णय 20 जुलाई 1905 को लिया गया। 7 अगस्त 1905 को इसकी घोषणा कर दी गई और जो है 16 अक्टूबर 1905 से बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया। बंगाल विभाजन के विरुद्ध बंग भंग आंदोलन यानी स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। बंगाल विभाजन का नेतृत्व जो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कहा। उन्होंने कहा था कि विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा है। बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एंड्रू फ्रेजर था। 1911 में बंगाल विभाजन रद्द हो गया था। भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा 82 डिग्री 30 सेकंड किस नगर से गुजरती है? तो दोस्तों यह इलाहाबाद के नैनी से। भारतीय मानक समय 82 डिग्री 30 सेकंड पूर्वी देशांतर जो है से लिया जाता है। भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्य से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। भारतीय मानक समय की यामोत्तर रेखा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं? तो दोस्तों यह है आपको कन्याकुमारी। कन्याकुमारी का दोस्तों जो है वहां पर भारतीय राज्य तमिलनाडु में स्थित है, जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं। बांग्लादेश की सीमा से लगे भारतीय राज्य कौन कौन? दोस्तों बांग्लादेश जो है भारत के 5 राज्यों को टच करता है, जिसमें पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? तो आपको सही हो जाएगा पश्चिम बंगाल,
असम, मेघालय और त्रिपुरा। ठीक है दोस्तों, तो सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा। जहां पूर्वी और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहां कौन सी पहाड़ी है? तो दोस्तों वो नीलगिरी पहाड़ी है। नीलगिरी पहाड़ियों को ब्लू माउंटेन भी कहा जाता है। इसकी सर्वाधिक ऊंचाई दोदा बेटा है नीलगिरी पहाड़ियों की, जिसकी ऊंचाई 2637 मीटर है। नीलगिरी पहाड़ियां कर्नाटक, केरल तथा तमिलनाडु राज्यों का मिलन बिंदु है। किसकी दोस्तों? कर्नाटक, केरल तथा तमिलनाडु राज्यों का मिलन बिंदु है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी केरल की अनाईमुडी चोटी है। यह महाराष्ट्र तथा कर्नाटक में है। पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी कहा जाता है। सेवराय पहाड़ियां जो ऑप्शन में, यह तमिलनाडु के सेलम में है। बैरन द्वीप कहां अवस्थित है? तो दोस्तों बैरन द्वीप जो है बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है। बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार भी है, जिसका सर्वोच्च शिखर सैडल पीक है। 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार को अलग करता है बैरन द्वीप। यह दक्षिण एशिया की एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी पर यहां पर है। भारत की किस राज्य में जनजाति समूह की पहचान नहीं की गई? देखिए दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली तथा पुडुचेरी में जनजातीय समूह की पहचान नहीं की गई है, तो ऑप्शन में पंजाब हो जाएगा। भारत में सांगपो नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों सांगपो नदी ब्रह्मपुत्र जाना जाता है, और तिब्बत में इसको सांगपो यरलुंग जंगबो नदी भी कहा जाता है। कौन सी नदी घाटियां रिफ्ट घाटी या भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है? तो दोस्तों देखिए पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली 3 नदी है, नर्मदा, ताप्ती और माही। इसमें रिफ्ट बनाने वाली नदियां दोस्तों नर्मदा और ताप्ती है, जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है। निम्न में से सबसे सूखा स्थान दोस्तों लेह है। लेह सबसे शुष्क स्थान है। भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में वर्षा होती है, किसके कारण दोस्तों? तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण। भारतीय मौसम विज्ञान की स्थापना कब हुई थी? तो 1875 में भारतीय मौसम विज्ञान की स्थापना की गई थी। कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन है? तो दोस्तों काली मिट्टी है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। यह महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में अधिकतर भागों में मिलती है। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो नागार्जुन सागर परियोजना आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना की सीमा पर अवस्थित है, और जो नागार्जुन सागर जो है कृष्णा नदी पर बनाई गई है। किस नदी पर दोस्तों? कृष्णा नदी पर बनाई गई है। नागार्जुन सागर बार 1969 में शुरू हुई थी। हरित क्रांति के जनक नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग किस देश के रहने वाले हैं? तो दोस्तों ये अमेरिका के रहने वाले हैं। हरित क्रांति के लिए इनको 2006 में पद्म विभूषण भी दिया गया है। भारत में हरित क्रांति के जनक जो है एम एस स्वामीनाथन हैं। भारत में गन्ना उत्पादक राज्यों का घटता हुआ क्रम क्या है? तो देखिए दोस्तों भारत में जो है सबसे ज्यादा गन्ना दोस्तों उत्तर प्रदेश में होता है, उसके बाद महाराष्ट्र में, फिर कर्नाटक और तमिलनाडु में। सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। रेशम उत्पादन में भारत विश्व में किस स्थान पर है दोस्तों? तो दूसरे स्थान पर है रेशम उत्पादन में चीन के बाद, और कर्नाटक रेशम उत्पादन में अग्रणी है पूरे भारत में। वर्तमान में अवरख उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? तो आंध्र प्रदेश में दोस्तों। आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा अवरख होता है। दुनिया का सबसे बड़ा कच्चा तेल निर्यातक देश वर्तमान में कौन है दोस्तों? तो सऊदी अरब है। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नाभिकीय ईंधन कौन सा है दोस्तों? तो वो थोरियम है दोस्तों। भारत में थोरियम के 4.5 लाख टन भंडार हैं। केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तथा उड़ीसा में यह पाया जाता है। वर्तमान में भारत की प्रति व्यक्ति बिजली खपत कितनी है दोस्तों? तो 1181 किलोवाट आवर है। ठीक है, कितना है? 1181 किलोवाट आवर। चूंकि बीपीएससी के एग्जाम है तो बिहार के बारे में बताता हूं। बिहार में बिजली की खपत अभी प्रति व्यक्ति 363 किलोवाट आवर है। वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोजा कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो ये कोपरनिकस थे दोस्तों। कोपरनिकस ने खोजा था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। गोबी मरुस्थल किस देश में है? तो दोस्तों गोबी मरुस्थल जो है मंगोलिया में स्थित है। 2024 की रिपोर्ट में देश के कुल एनएच में बिहार की नेशनल हाईवे में बिहार की भागीदारी कितनी फीसदी है? तो ओनली दोस्तों 4.40% है, और कुल एनएच की लंबाई बिहार में 6129 किलोमीटर है।
बिहार के किस जिले में मंदार मेला लगाया जाता है? तो बांका जिले में दोस्तों। कुशेश्वर पक्षी बिहार बिहार के किस जिले में है? तो ये दरभंगा जिले में है दोस्तों। बिहार का चावल का कटोरा किसे कहा जाता है? तो रोहतास को बिहार का चावल का कटोरा कहा जाता है। बिहार का प्रमुख उद्योग क्षेत्र बेला औद्योगिक एरिया किस जिले में है? तो मुजफ्फरपुर है दोस्तों, जो बहुत डेवलप हो रहा है। यहां पर चमड़ा से संबंधित उत्पादन को बढ़ावा मिल रहा है। गया, पटना, रोहतास में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? दोस्तों ऑप्शन है पटना, गया, रोहतास में बांगर या पुरानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। इसमें धान, गेहूं और अरहर, ज्वार, बाजरा बहुत अच्छा होता है। तो गया, पटना, रोहतास में मुख्य रूप से कौन सी मिट्टी पाई जाती है दोस्तों? तो बांगर, जिसे पुरानी जलोढ़ मिट्टी भी कहा जाता है। मैथिली भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कब शामिल किया गया? तो 2004 में दोस्तों। 8वीं अनुसूची में अभी 22 भाषाएं हैं। भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? तो दोस्तों भारत के संविधान के भाग 3 में 12 से 35 अनुच्छेद जो है 12 से 35 अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों का वर्णन है। मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार इसमें शामिल है। राज्यों में राष्ट्रपति शासन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो दोस्तों अनुच्छेद 56 है, जिसके तहत राष्ट्रपति शासन राज्यों में लगाया जाता है। निम्न में से संसद के किस गैर सदस्य को संसद में संबोधन का अधिकार है? तो दोस्तों भारत के महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल का है। सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो दोस्तों मंत्रिपरिषद जो है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। संसद की प्राक्कलन समिति में शामिल होते हैं दोस्तों। प्राक्कलन समिति में केवल लोकसभा के सदस्य शामिल होते हैं और इनकी सदस्यों की संख्या प्राक्कलन समिति के 30 होती है। एक दल लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करता है, उसके पास न्यूनतम कितने सांसद लोकसभा में होने चाहिए? देखिए दोस्तों लोकसभा में 543 सीटें हैं, तो 543 का 10% विपक्षी होने के लिए होना चाहिए, यानी 55 सीटें मिनिमम होनी चाहिए। भारत में शून्यकाल कब शुरू किया गया? देखिए दोस्तों भारत में शून्यकाल 1962 में शुरू किया गया। शून्यकाल जो है प्रश्नकाल के तुरंत बाद का समय होता है। न्यायिक पुनर्वलोकन प्रणाली की उत्पत्ति किस देश में हुई है दोस्तों? न्यायिक पुनर्वलोकन 1803 में दोस्तों अमेरिका में शुरू हुई। इसका मतलब दोस्तों एक शक्ति है, इसका होता है कि किसी कानूनी या सरकारी कार्य को असंवैधानिक घोषित कर सकता है न्यायालय। कहने का मतलब दोस्तों कोई कानून सरकार ने बनाया, लेकिन वो अगर वो पसंद नहीं आता है, उस पर कोई क्लेम करता है, तो उसको न्यायालय रद्द भी कर सकता है। भारत में वर्तमान में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या बढ़कर 25 हो गई है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? तो 2010 में। किसने सरकार को 1950 में सर्वोदय योजना प्रस्तुत की है? तो सर्वोदय योजना दोस्तों जयप्रकाश नारायण, लोक नायक जयप्रकाश नारायण ने किया था। जब अत्यधिक धन से कम वस्तु का क्रय हो तो ऐसी स्थिति क्या कहलाती है दोस्तों? मुद्रास्फीति। आपके पास धन ज्यादा है लेकिन आपको चीजें कम मिलेंगी तो वो मुद्रास्फीति कहलाती है। केंद्र सरकार का 2023-24 के दौरान राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत रहा है दोस्तों? तो 5.9%। सकल घरेलू उत्पाद को किस मूल्य के रूप में परिभाषित किया जाता है? तो दोस्तों देखिए सकल घरेलू उत्पाद को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? तो किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुएं एवं सेवाएं। ठीक है दोस्तों, जीडीपी के जो आंकड़े हैं राष्ट्रीय सांख्यिकी मंत्रालय जारी करता है। किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुएं एवं सेवाएं, तो ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार है? तो कृषि क्षेत्र। कृषि में दोस्तों सबसे ज्यादा रोजगार अभी भी मिलता है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कब शुरू हुई? तो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन दोस्तों 30 जून 2011 को राजस्थान के बसवाड़ा में शुरू की गई थी। भारत में प्रवाल भित्ति कहां पाई जाती है? तो दोस्तों भारत में जो प्रवाल भित्ति है वो अंडमान निकोबार, कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी और लक्षद्वीप में पाई जाती है। तो मन्नार की खाड़ी जो है रामेश्वरम में स्थित है।
एक सींग गैंडे वाला एक सींग वाला गैंडा राष्ट्रीय उद्यान काजीरंगा कहाँ है? तो दोस्तों ये असम के जोरहाट में असम के गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट में है। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ? देखिए दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई। 1 अप्रैल 1935 को इसका राष्ट्रीयकरण जो है 1 जनवरी 1949 को हो गया। भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है किसके द्वारा? उत्पाद और आय विधि द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? उत्पाद और आय विधि द्वारा। सेबी की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1988 में। यह दोस्तों बाजार का नियमन करता है। जगदीशपुर बिहार के रहने वाले कुंवर सिंह का संबंध किससे है? तो 1857 की क्रांति में इनका योगदान था। बिहार की कौन सी महिला भारतीय राष्ट्रीय सेना आजाद हिंद फौज में शामिल हुई थी? तो ये भागलपुर के रहने वाली आशा सहाय है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार के किस जिले को अपराधी जिला घोषित किया गया था? तो सारण जिले को। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1917 में। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? देखिए दोस्तों, बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन 1968 में लगा था। बहती हुई हवा में कौन सी ऊर्जा होती है? तो दोस्तों सिर्फ और सिर्फ गतिज ऊर्जा होती है। चंद्रमा पर मानव का वजन पृथ्वी की तुलना में कितना हो जाता है? तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण चंद्रमा पर मानव का वजन पृथ्वी की तुलना में 1/6 हो जाता है। पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है। पलायन वेग का मतलब वह वेग होता है दोस्तों, वह वेग जिसके द्वारा कोई विमान चाहे कोई भी वस्तु पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर चली जाए। लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण से तैरती है दोस्तों? तो पृष्ठ तनाव के कारण। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो सब कुछ बदल जाता है, लेकिन आवृत्ति नहीं बदलती है दोस्तों। खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का उपयोग इसलिए किया जाता है कि यह प्रकीर्णन कारण बिखरता नहीं है। इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। ऑप्शन में दोस्तों कम वाला होगा, ऑप्शन यहां पे गलत डाल दिया गया। ध्यान रखिए, इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। ठीक है। ध्वनि का वेग अधिकतम दोस्तों किसमें होता है? धातु में होता है। ठीक है, यानी कठोर वस्तुओं में। फ्यूज का जो घरों में जो फ्यूज होता है दोस्तों, उसका निम्न गलनांक होना चाहिए और उच्च प्रतिरोध होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्तों? उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक की। जैसे ही गलना हो तो वो जल्दी गल जाए और इससे हमारे सारे सर्किट बच जाएं। एसी धारा को डीसी धारा में दोस्तों कौन बदल देता है? तो ये रेक्टिफायर बदल देता है दोस्तों। कौन बदल देता है? रेक्टिफायर। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों भारी जल या ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। स्वर्णकार द्वारा प्रयोग में आने वाला एक्वारिजिया या अम्लराज किससे बनता है? तो दोस्तों यह बनता है नाइट्रिक अम्ल तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से। सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल्य तत्व क्या है दोस्तों? तो कार्बन है। बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में कौन सा बहुलक उपयोग में आता है? तो पॉली एमाइड। जो घरों में एलपीजी यूज करते हैं दोस्तों, वो ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण है। दूध उदाहरण है इमल्सन का। जीव विज्ञान के जनक कौन है? तो जीव विज्ञान के जनक जो है दोस्तों कौन है? अरस्तु हैं। लौंग क्या है? लौंग दोस्तों बंद कलियां हैं। लाल मिर्च तीखी होती है क्योंकि इसमें होता है दोस्तों कैप्सेइसिन। कैप्सेइसिन के कारण लाल मिर्च तीखा होता है। अधिकांश कीट श्वसन करते हैं किससे दोस्तों? अपने वातक तंत्र से। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। निम्न में से कौन जैव उर्वरक का स्रोत है? तो जैव उर्वरक का स्रोत दोस्तों एजोला से जैव उर्वरक बनाया जाता है। नील हरित शैवाल और एजोला को मिलाकर जैव उर्वरक बनाया जाता है। मानव तंत्र में निम्न में कौन सा पाचक एंजाइम नहीं है दोस्तों? ट्रिप्सिन है, टाइलिन है, पेप्सिन है, गैस्ट्रिन नहीं है। टाइलिन दोस्तों लार में पाया जाता है। शरीर के किस भाग में पित्त बनता है? तो दोस्तों हमारे लीवर में पित्त का निर्माण होता है। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो दोस्तों देखिए एडीई के वसा में घुलनशील है। और बी और जो है दोस्तों कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो वो विटामिन क्या हो जाएगा दोस्तों? बी और सी दोनों जल में घुलनशील है दोस्तों, बी और सी। स्टार्च है। स्टार्च क्या है दोस्तों? स्टार्च एक मोनोसेक्राइड है। क्या है दोस्तों? स्टार्च एक पॉलीसेक्राइड है। 5 जुलाई 2024 को टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड ने कहां से उत्तर प्रदेश में घर घर सोलर
टाटा पावर के संग नामक पहल की शुरुआत की है? तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी से। 6 जुलाई 2024 को भारत के स्वदेशी हल्के टैंक जोरावर के प्रोटोटाइप का अनावरण किया गया। इस टैंक के संबंध में क्या तथ्य सही नहीं है? यह टैंक भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ और लार्सन एंड टूब्रो द्वारा बनाया गया है। इस टैंक का वजन 25 टन है, यह भी सही है दोस्तों। इस टैंक का नाम 19वीं सदी के डोगरा जनरल जोरावर सिंह के नाम पर रखा गया, यह भी सही है। इस टैंक के इंजन की शक्ति ओनली 1000 हॉर्स पावर है, तो ये डी गलत हो जाएगा दोस्तों। क्या गलत हो जाएगा? डी, और एबीसी सही है। जून 2024 में जारी ब्रांड फाइनेंस इंडिया 100 2024 रिपोर्ट में वर्ष 2024 में भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन है? तो दोस्तों वो टाटा ग्रुप है। जून 2024 में कौन सा सैन्य स्टेशन प्लास्टिक वेस्ट रोड बनाने वाला दूसरा सैन्य स्टेशन बन गया है? तो ये जयपुर सैन्य स्टेशन है। जुलाई 2024 में डीक स्कूप ने किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया? तो डीक स्कूप नीदरलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं। 25 जून 2024 को किस देश द्वारा भेजा गया चांग-ई 6 अंतरिक्ष यान चांद से पृथ्वी पर लौट आया है? दोस्तों इसने चांद के अंधेरी जगह से, चांद के जो जगह दिखता नहीं वहां से मिट्टी लेकर लौटा है, ये चीन का है। जुलाई 2024 में किस देश में 3D तकनीक से युक्त नई करेंसी जारी की गई है? तो जापान में। 3D तकनीक करेंसी जापान में शुरू हुई है। 4 जुलाई 2024 को किस भारतीय अर्थशास्त्री को लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में मानद फेलोशिप से सम्मानित किया गया है? तो एनके सिंह है दोस्तों। जुलाई 2024 में जारी कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2024 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय श्रमिकों के लिए सबसे महंगा शहर कौन है? तो दोस्तों वो हांगकांग है। जून 2024 में जारी कृत्रिम बुद्धिमत्ता तैयारी सूचकांक से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करिए। यह सूचकांक विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है, गलत है दोस्तों। यह मुद्रा कोष द्वारा, विश्व मुद्रा कोष द्वारा जारी किया जाता है। सिंगापुर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, सही है। इसमें भारत को 72वां स्थान मिला है, यह भी सही है। तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता तैयारी सूचकांक में भारत को 72वां स्थान मिला है। तो ऑप्शन 2 और 3 हो जाएगा, सी नंबर। जून 2024 में घुड़सवारी में 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स इवेंट जीतने वाली पहली भारतीय राइडर श्रुति बोरा बनी हैं। जून 2024 में देश का पहला स्वदेशी आत्मघाती ड्रोन भारतीय सेना में शामिल हुआ है। इसका नाम नागास्त्र 1 है। इसे डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया है, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा दोस्तों। 17 जून 2024 को किस बल्लेबाज ने पुरुषों के अंतर्राष्ट्रीय T20 में सबसे तेज शतक का नया रिकॉर्ड बनाया? 25 गेंद पर बना दिया दोस्तों, ये साहिल चौहान है। जून 2024 में किस भारतीय संस्थान को लंदन स्थित सेंट्रल बैंकिंग द्वारा रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर का पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? तो आरबीआई को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। फ्रेंच ओपन 2024 के विजेताओं के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करिए। पुरुष एकल का खिताब कार्लोस अल्काराज ने जीता है। महिला एकल का खिताब ईगा स्विटेक ने जीता है। पुरुष युगल का खिताब मार्सेलो अरेवालो मैट पावी की जोड़ी ने जीता है। महिला युगल का खिताब कोको गॉफ और कैटरीना सिनियाकुआ ने जीता है, सिनियाकुआ ने। तो दोस्तों ये सभी के सही हैं। पुरुष एकल का खिताब कार्लोस अल्काराज, महिला एकल का खिताब ईगा स्विटेक ने जीता है। 5 जून 2024 को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। वर्ष 2024 की इस दिवस की थीम भूमि पुनर्स्थापन, मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने की क्षमता है। इस वर्ष इस दिवस की मेजबानी सऊदी अरब को सौंपी गई है, तो दोनों का दोनों सही है दोस्तों। जून 2024 में घोषित साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2024 में किसे हिंदी भाषा के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो देवेंद्र कुमार को। जून 2024 में किस राज्य में प्रसिद्ध अंबुबाची मेला 2024 मनाया गया? दोस्तों हर एक साल अंबुबाची मेला कामाख्या मंदिर में मनाया जाता है, असम के। 5 फरवरी 2024 को शुरू की गई बिहार लघु उद्यमी योजना के तहत सरकार प्रदेश के 94 लाख से अधिक गरीब परिवारों को स्वरोजगार के लिए कितनी राशि प्रदान करेगी? तो 2-2 लाख रुपए। 24 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ में कहां स्थापित भारत की सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली को राष्ट्र को समर्पित किया है? तो दोस्तों यह राजनाथ गांव में। कहा दोस्तों? राजनाथ गांव में। 19 जनवरी 2023 को किसने बेंगलुरु कर्नाटका में बोइंग सुकन्या कार्यक्रम में शुभारंभ किया है? तो नरेंद्र मोदी ने।
31 मई 2024 को वर्ष 2024 के लिए WHO का विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार किस राज्य के राज्य तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ को प्रदान किया गया है? तो उड़ीसा के तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ को। मई 2024 में किस भारतीय संस्थान को WHO द्वारा श्वास संवर्धन के लिए नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को। बिहार के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? तो अमृत लाल मीणा बनाए गए हैं दोस्तों। आलोक राज बिहार पुलिस के महानिदेशक बनाए गए हैं। बिहार के किस जिले में स्थित दुबे गांव बिहार का प्रथम बाल विवाह मुक्त गांव बना है? तो दोस्तों ये सीतामढ़ी का दुबे गांव है। बिहार के किस जिले में मोटी अनाजों का सेंटर ऑफ एक्सलेंस बनाया गया है? तो गया में। बिहार के किस जिले में सबसे बड़े औद्योगिक पार्क बनाने की मंजूरी मिली है? तो गया जिला है दोस्तों। बिहार के किस व्यक्ति ने फ्रांस में कौशल विकास मेडल जीता है? तो राजेश वर्मा ने। इन्होंने बिजली का कैबिनेट बनाया था। बिहार के किस जिले के रहने वाले शरद कुमार ने पेरिस ओलंपिक 2024 में रजत पदक जीता है? तो ये मुजफ्फरपुर के रहने वाले शरद कुमार ने पेरिस पैरालंपिक 2024 में रजत पदक जीता है। नवीन आंकड़ों के अनुसार बिहार में नवजात शिशु मृत्यु दर घटकर कितनी हो गई है? तो 3 हो गई है दोस्तों। और मैथ का क्वेश्चन आप बना लीजिएगा। पीडीएफ आप हमारे अमित सिविल सर्विसेज टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों यह रहा आपका टेस्ट 3 वीडियो। आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएं और 47 टेस्ट आपको मैं लेकर आऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।